नमस्कार। फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में आज पुनः एक ज्वलंत मुद्दा लेकर मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। जी हाँ, मुद्दा है मणिपुर वायलेंस, मणिपुर रेप। ये मुद्दा पिछले दिनों से इतना गरमाया हुआ है कि मानसून सत्र संसद का चल नहीं पा रहा है। सरकार ने मणिपुर रेप आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। सरकार इस पर बयान देने को भी, संसद में चर्चा कराने को भी तैयार है। प्रधानमंत्री जी का बयान आ चुका है। कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। 15-20 दिन से मणिपुर में स्थिति नियंत्रण में है, फिर भी विपक्ष मणिपुर मणिपुर मणिपुर। मुझे इस बीच में इस विषय पर कई टीवी चैनलों पर डिबेट में जाने का मौका मिला, जहां विपक्ष के राजनीतिक साथियों ने इस सवाल को बड़े मजबूती से उठाया। मीडिया के साथियों ने भी उठाया, एंकर ने भी कई तीखे सवाल पूछे। मणिपुर में जो हुआ है वह भयावह है, वो निंदनीय है। लेकिन मैं विपक्ष के इन तमाम नेताओं से और साथियों से और मीडिया के दोस्तों से यह पूछना चाहता हूं, और जो मैंने एक सवाल वहां रखा जिसका जवाब मुझे नहीं दे पाया, कि आखिर चर्चा अपराध, अपराधी, बलात्कार, रेप, हिंसा पर होनी चाहिए, ऐसे कानून पर होनी चाहिए जिनकी कमजोरियों के कारण इस तरह के तत्वों को, असामाजिक तत्वों को, अराजक तत्वों को ऐसा कृत्य करने में शक्ति मिलती है, या चर्चा एक राज्य विशेष तक सीमित रहना चाहिए। मैंने बार बार कहा मणिपुर में जो हुआ है वह गलत है, लेकिन आइए चर्चा रेप पर करें, बलात्कार पर करें, महिला सुरक्षा पर करें। ऐसा नहीं है, मैं कोई बराबरी नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं सवाल शिद्दत से उठा रहा हूँ। बिहार से भी इस तरह की रिपोर्ट आ रही है, पंजाब से भी आ रही है, पश्चिम बंगाल से भी आ रही है, राजस्थान से भी आ रही है और छत्तीसगढ़ से आ रही। तो समग्र चिंता महिला सुरक्षा होनी चाहिए। तो आज का हमारा यह कानूनी एपिसोड भारत में महिला सुरक्षा और हमारा कानून, हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है, इसी के बारे में है। तो एक बार आपसे पुनः यह निवेदन है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मैं आपके अधिकारों के से परिचित करा सकूं। बेल आइकन बटन को दबाकर नोटिफिकेशन भी समय पर प्राप्त करें, और आर्थिक सहयोग करके इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहें तो आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद है। तो जनाब, वुमेन सेफ्टी, महिला सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये सब्जेक्ट स्टेट का आ जाता है। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इस बात को रखा गया है, कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन इंक्लूडिंग वुमेन एंड गर्ल्स। संविधान के 7वें शेड्यूल में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वह अपनी जनता की, अपने सिटीजन्स की हिफाजत करे, जिसमें महिलाएं, बच्चे और लड़कियां शामिल हैं। लेकिन महिलाओं की सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए कई विशेष प्रावधान किए हैं, कई विशेष कानून बनाए हैं। आइए एक नज़र उन कानूनों पर डालते हैं और फिर आगे महिला सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार की बातें करते हैं
और आपको बताते हैं कि फ़िलहाल देश में सिर्फ मणिपुर ही नहीं चल रहा है, समग्र तौर पर हमारे आपके घरों में, हमारे आपके पड़ोस में, हमारे आपके राज्यों में महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, इस पर क्या व्यापक चिंता और चर्चा किए जाने की ज़रूरत है और कानून में किस तरह की तब्दीलियां लाए जाने की ज़रूरत है, इन सब बातों पर हम समग्र रूप से चर्चा करेंगे, एक विहंगम दृष्टि डालेंगे। हम उन बातों की भी चर्चा करेंगे कि निर्भया कांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया गया, उसके बाद सरकार ने कुछ फैसले लिए, लेकिन परिणाम क्या हुआ? वही ढाक के तीन पात। वो जो फैसले लिए गए ईमानदारी पूर्वक, कितने राज्यों ने उन फैसलों को लागू किया? जहां आज विपक्ष की सरकारें हैं, जहां सत्ता पक्ष की भी सरकारें हैं, उनकी तरफ भी उंगली उठेगी, उन पे भी बात होगी। समग्र चिंता महिला सुरक्षा की आखिर इस देश में कब होगी? इन्हीं सवालों के साथ आइए हम देखते हैं कि भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कानून, विशेष प्रावधान कौन कौन से लाए हैं। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। महिला अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है, अपने पार्टनर के हाथों में भी सुरक्षित नहीं है, अपने मेल मेंबर्स जो जिसके साथ वो निवास करती है वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। और इस असुरक्षा को सुरक्षा में तब्दील करने के लिए एक विशेष कानून है हमारे यहाँ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। जो दूसरा महत्वपूर्ण कानून है, आप जानते हैं, दहेज प्रथा, दहेज जैसी कुप्रथा हमारे समाज में प्रचलित है। दहेज न मिलने का आए दिन महिलाओं को जलाकर मार डाला जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, जहर दिया जा रहा है। तो इस कुप्रथा को रोकने के लिए भी भारत सरकार ने डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लागू किया हुआ है। तीसरा महत्वपूर्ण कानून है कि महिलाओं की तस्वीरों को, महिलाओं को किसी भी तरह के आपत्तिजनक स्थिति में नहीं दिखाना चाहना चाहिए। सोशल मीडिया के आने के बाद यह थ्रेट ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसको रोकने के लिए इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 है। अब सिनेमा में आज जिस तरह से महिलाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है, सवाल तो बनता है कि कहाँ यह कानून इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 सोया पड़ा है। विज्ञापनों में जिस तरह से उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, मॉडल के रूप में किया जा रहा है, क्या यह इस कानून की अवहेलना नहीं है? चर्चा करूंगा आगे अगर समय मिला, नहीं तो इस पर एक दूसरा अपने अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव कि किस तरह से एक लिंगड़ी का ऐड, एक अंडरवियर महिला अंगवस्त्र के ऐड में महिलाओं की तस्वीरों को गलत तरीके से इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन किया गया, लेकिन कानून की बारीकियों के बीच में खेलकर मेरे उस एप्लीकेशन को किस तरह से सरकार की तमाम एजेंसियों ने स्वीकार करने से या उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया, इस पे भी बात होगी। जो महिलाएं आज कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में हर जगह काम कर रही हैं, जिसमें वर्क प्लेस भी एक महत्वपूर्ण जगह है जहां उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में उनको सेफ़ वर्क एनवायरनमेंट पढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है और सेफ़ वर्किंग एनवायरनमेंट देना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी हालत में इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 भी लाया गया, जिसको संक्षेप में हम पॉस के नाम से भी जानते हैं। और फिर बाल विवाह जैसी प्रक्रिया, जैसी कुप्रथा आज भी हमारे शहरों में, गाँव में व्याप्त है, तो बाल विवाह ना हो उसको रोकने के लिए हमारे पास प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है और फिर जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2015 है। एंड इसके अलावा जो और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रावधान किए उसमें कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 है। ये कुछ राज्यों की जिम्मेवारी होने के बावजूद भी केंद्र ने ये तमाम कानून महिलाओं और लड़कियों के सुरक्षा के लिए लाए हैं। जो कुछ
ऐसा माना गया, इन कानूनों के रहने के बावजूद ऐसा फील हुआ, जो डाटा आई, जो क्राइम का विवरण आया, जो हमारे सामने सामाजिक स्थिति आई, तो यह माना गया कि यह एक्ट अपने आप में नाकाफ़ी हैं और इसलिए मणिपुर, छत्तीसगढ़, बिहार और राजस्थान जैसी घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 भी लाया ताकि सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल अपराध पे एक इफेक्टिव डिटरेंस लगे, उस पर पाबंदी लगे, उसको रोका जा सके। सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 भी लाया, जिसमें पहली बार, हाँ ये वही एक्ट है जिसकी मांग आप बार बार करते थे, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, जिसमें पहली बार रेप के गुनाहगारों को, अगर जो अभियुक्त, जो जिसके साथ रेप हुआ उसकी वो महिला है और उसकी उम्र 12 साल से कम है, तो उसमें फांसी की सज़ा का, कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान किया गया। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018, डेथ पेनल्टी फॉर रेप ऑफ ए गर्ल बिलो द एज ऑफ 12 ईयर्स। इस कानून के तहत यह भी आवश्यक किया गया कि पूरे के पूरे मुकदमे को 2 महीने के अंदर, जी हाँ 60 दिनों के अंदर उसको मुकम्मल फैसला उसमें आ जाना चाहिए, ट्रायल कंप्लीट हो जाना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल दोनों। 60 दिन की समय सीमा पहली बार इस क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत रेप के केस में केंद्र सरकार ने लाने का प्रयास किया। और जो प्रयास हुए उसमें से एक प्रयास निर्भया फंड बनाया गया। 10 साल हो गए निर्भया कांड को, संसद में इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, कोई चर्चा नहीं हो रही है। आए दिन किसी न किसी बहाने, कभी किसान, कभी महिला, कभी महंगाई के को आधार बनाकर, बहाना बनाकर संसद को न चलने देना, कानून को रोकना, यह आज की ताज़ा स्थिति है। संसद अगर 1 मिनट चलती है तो उसका खर्चा 2 लाख है, जो कि भारत की जनता की गाढ़ी कमाई है। खैर, वो आज के इस एपिसोड का हमारा विषय नहीं है, हम करेंगे उस पर कभी और बात। तो निर्भया फंड का निर्माण हुआ, एक ऑनलाइन एनालिटिकल टूल के स्थापना करने की बात की गई भारत सरकार के द्वारा, जिसमें था कि ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी इन्वेस्टिगेशन के पल पल की जानकारी की, अपराध की सीमा में, कि समयबद्ध तरीके से सेक्सुअल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण टूल है, लेकिन राज्य सरकारों की लिस्ट से, पुलिस वालों की लिस्ट से यह टूल गायब है। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, जिसमें टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन को ट्रैक किए जाने का प्रोविज़न है। मैंने तो नहीं सुना, मेरी जानकारी में तो नहीं है कि किस राज्य में यह लागू कर दिया गया है, लेकिन ये स्टेप्स निर्भया कांड के बाद प्रस्तावित किए गए, इस पर निर्णय भी हो गया, कानून भी आ गया। तीसरी एक बात और निर्भया कांड के बाद जो तय हुआ था, वह था नेशनल डाटाबेस तैयार करना ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर अक्रॉस द कंट्री। कहाँ है वो डाटाबेस? किस राज्य ने इस पे काम किया? आपको पता लगे तो मुझे कमेंट के द्वारा बताएं। इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम महिलाओं के लिए अलग से बनाने की बात की गई, जिसको आप 112 के माध्यम से भी जानते हैं। ये एक कंप्यूटर बेस्ड क्राइसिस मैनेजमेंट टूल था। क्या यह राज्यों ने लागू कर दिया? ये वर्तमान समय में दिल्ली में जो 112 चल रहा है उससे भिन्न है। मैं स्पष्ट कर दूं, दिस वॉज ए डेडिकेटेड कॉल line to be established for tracking and controlling the crime against women. साइबर क्राइम पोर्टल बनाने की बात हुई थी, जिसमें महिलाओं के साथ जो अपराध हुआ है, ऑप्शंस कमेंट आए हैं तमाम सोशल मीडिया पर,
उसको ट्रैक करने की बात थी, उस क्राइम को रोकने की बात की थी। कहाँ हैं राज्य? क्या वो अपनी रिपोर्ट देंगे? साइबर क्राइम फॉरेंसिक लैब, इसकी बनाने की बात हुई थी। कहाँ है साइबर क्राइम फॉरेंसिक लैब? इसके लिए 4000 लोगों को विशेष प्रशिक्षण भी भारत सरकार द्वारा मुहैया कराया गया था, लेकिन परिणाम वही ढाक के 3 पात। इसके अलावा एक ट्रेनिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम में विशेष तौर पर सरकारी वकीलों, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जुडिशियल ऑफिसर्स को भी ट्रेनिंग दी गई थी कि वो किस तरह से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है उसकी पहचान करेंगे, उसकी रोकथाम करेंगे और किस तरह से साइबर क्राइम को वो रोकेंगे, खास करके जो बच्चों और महिलाओं के खिलाफ हो रहा है। The role of these newly trained officer was to identify, deduct and resolve. पहचान करना, ढूंढना, डिडक्ट करना और क्राइसिस को रिजॉल्व करना, उसका सॉल्यूशन देना, साइबर क्राइम जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहा है। तो मणिपुर पर सवाल उठाने वाले मेरे मित्रों, अपराध और अपराधियों पर सवाल उठाएं और आपकी भी जवाबदेही बनती है कि संसद में इन सवालों पर चर्चा की मांग करें सरकार से। अपने अपने राज्यों में आपने क्या किया है इसकी रिपोर्ट दें, वरना यह सारी बहस राजनीति से प्रेरित है और समाज यह सारा ड्रामा स्पष्ट तौर पर देख रहा है। आइए अगर हम आज बात करें तो सिर्फ मणिपुर की क्यों बात करें, महिलाओं की पूरे देश में क्या स्थिति है। 43% क्राइम रेप का बढ़ा है। मोलेस्टेशन की रेट ऑफ इंक्रीज 39% है। क्रुएल्टी बाय हस्बैंड एंड इन लॉज, देखिए दोषी सिर्फ राजनेता, कानून, मणिपुर, दंगाई नहीं है, हम और आप भी। हस्बैंड और इन लॉज के द्वारा क्रुएल्टी, उत्पीड़न 107% बढ़ा है। तो इस हमाम में पूरा समाज नंगा है। एक तरफ उंगली उठाकर हम अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकते। आपको जानकर दुख होगा, लेकिन यह सत्य है कि महिलाओं के साथ जो अपराध हुए हैं या हो रहे हैं उसमें अपरिचितों का रोल कम है, परिचितों, अपने रिश्तेदारों का रोल ज़्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाटा कह रहा है। रात में हुए अपराधों की संख्या कम है, दिन में हुए अपराधों की संख्या ज़्यादा है। यह उस आधार पर निष्कर्ष निकाले गए हैं जो क्राइम रिपोर्ट ही नहीं हुए हैं, उनकी तो बात ही जुदा है। तो चाहे डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट हो, प्रोहिबिशन दहेज उन्मूलन कानून हो, एब्डक्शन का मामला हो, अपहरण का मामला हो, क्रुएलिटी बाय हस्बैंड एंड इन लॉज का मामला हो, पति के परिवार पक्ष के द्वारा महिलाओं पे किए जा रहे अत्याचार का मामला हो, इस तरह के तमाम अपराधों में तो 240% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज उत्पीड़न के तहत जो केस रजिस्टर्ड हुए हैं उसमें 240% की बढ़ोतरी, एब्डक्शन अपहरण में 133% की बढ़ोतरी और क्रुएलिटी ऑफ हस्बैंड एंड इन लॉज में 107% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। क्या इसके बाद भी महिला सुरक्षा को सिर्फ मणिपुर तक सीमित करके रख दिया जाए? क्या सिर्फ मणिपुर के बहाने महिला सुरक्षा पर बात न करने वालों को माफ़ कर दिया जाए? इसका उत्तर मैं आप दर्शकों पर छोड़ता हूं और आपसे मुलाकात होगी
एक ऐसे ही कानूनी विषय पर, एक ऐसे ही कानूनी ज्वलन समस्या पर अगले एपिसोड में। तब तक मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।